चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं कोरोना की। देश में एक बार फिर से कोरोना के केसेस जो है वो बढ़ने लगे हैं, जिसने आम लोगों और स्वास्थ्य विभाग की चिंता जाहिर है बढ़ा दी है। नवजात बच्चों में भी संक्रमण बढ़ रहा है, जिस वजह से लोगों में दिक्कत जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। इस बार कोरोना ने जिस वेरिएंट की दस्तक जो है कोरोना की देखने को मिल रही है, उसका नाम है JN.1, जो कोरोना के पुराने वेरिएंट ओमिक्रॉन जैसा ही है। देश में अभी भले ही कोरोना के मामले नियंत्रण में हैं, लेकिन लापरवाही बरतने पर यह वेरिएंट जो है ये खतरनाक साबित हो सकता है। सिंगापुर, हांगकांग और अब भारत के कुछ राज्यों में भी कोरोना के JN.1 वेरिएंट के मामले सामने आने लगे हैं, जिसे लेकर सरकारी और स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। लेकिन आम जनता को भी अपनी सुरक्षा को लेकर सजग रहना होगा। ऐसे में ये वायरस कितना खतरनाक है और इससे बचाव के क्या उपाय हैं, इसे लेकर हम बात करेंगे MD पीडियाट्रिक्स के वरिष्ठ कंसल्टेंट डॉक्टर शिशिर भटनागर से, जो कि हमारे साथ खुद कुछ देर में जुड़ेंगे और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो JN.1 वेरिएंट जिसका जिक्र हो रहा है ये कितना खतरनाक है। देखिए, क्योंकि कोरोना इससे पहले जब आया था, तो कोरोना का इतिहास एक बार फिर से आपको बता दें। कोरोना यानी कोविड-19 जिसकी शुरुआत तो 2019 में हुई थी, चीन में हुई थी, चीन के वुहान शहर से हुई थी, लेकिन भारत जब तक ये पहुंचा है तो वो साल 2020 का रहा था, जिसमें भारत ने वो देखा जो शायद पहले नहीं देखा था। लॉकडाउन की स्थिति हुई और ये पता लगा भारतवासियों को कि लॉकडाउन आखिर में होता क्या है। जिस तरह से सब एक दूसरे से अगर देखें दूर हो गए, अपने अपने घरों में कैद हो गए, सड़कें वीरान हो गई, बाजार शांत हो गए और तमाम कोशिश जो है वो कोविड-19 से बचने की गई, कोरोना से बचने की गई। 3 अलग अलग हमने वेव्स देखी कोरोना की और इस बीच हमने ये भी देखा कि किस तरह से वैक्सीनेशन लाई गई। डॉक्टर शिशिर भटनागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत मैं आपका करना चाहूंगी डॉक्टर शिशिर। धन्यवाद जी। तो कोरोना की दस्तक का जिक्र एक बार फिर हो रहा है। वेरिएंट कहा जा रहा है कि नया है, लेकिन क्या खतरा वही पुराना है? इस पर जरा आप थोड़ा इलैबोरेट कर दें, हमारे दर्शकों को बता दें। जी। हाँ, तो हम शुरू करते हैं जहां से ये शुरू हुआ था। तो वुहान स्ट्रेन जब आया, तो वुहान स्ट्रेन के बाद उसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स आए। हमने सबने देखा, जिसमें से बहुत डेडली वेरिएंट्स भी थे, जिसकी वजह से बहुत सारे निमोनियाज और बहुत सारी डेथ्स भी हुई एंड बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट हुई लोगों की। उसके बाद स्ट्रेन चेंज होता गया, म्यूटेशन हुई। अब जो स्ट्रेन आया है, ये पेरेंट स्ट्रेन वुहान का ही एक सब वेरिएंट है JN.1। इसके करीबन 30 सब वेरिएंट्स हैं और उस सब वेरिएंट्स में भी जैसे दो तीन जो कॉमन वाले इस समय में डिटेक्ट हो रहे हैं। बेसिकली केरला से शुरू हुआ था ये, उसके बाद वेरिएंट्स हमें और जगह पे भी मिल रहे हैं, पूरे भारत में थोड़ा मिल रहे हैं। हाँ, साउथ से ज्यादा है। तो LF1 और NB1.8 जो ये 2 स्ट्रेन प्रोमिनेंट हैं JN.1 के, तो ये स्ट्रेन इस समय में प्रेवलेंट है। ऐसा कंसर्निंग बात तो जरूर है, हमें अलर्ट पे रहना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि बहुत कुछ जब महामारी जैसा आया है वैसा नहीं है। कंट्रोल्ड केसेस हैं अभी फिलहाल हमारे पास एंड मेरे ख्याल से सरकार और जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं इस पे नजर बनाए हुए हैं लगातार कि भाई ये केसेस कोई एपिडेमिक का रूप तो ना ले। तो उसमें हमें जो हमने सीखा था कोविड के समय में वो याद रखना है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा वायरस है जैसे हमने और वायरसेस देखते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से हम अपनी प्रैक्टिस में भी काफी वायरल्स देख रहे हैं और यही वायरल्स पिछले 1-1.5 महीने पहले इन्फ्लुएंजा का एपिडेमिक काफी देखा। अभी उसमें से काफी सारे पेशेंट अभी पॉजिटिव इस तरह से भी आ रहे हैं डाउन साउथ से, दिल्ली में भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो इस तरह से ये वेरिएंट हालांकि कंसर्निंग जरूर है, लेकिन हमें इस पे बहुत ज्यादा ये नहीं है कि बहुत डर की बात हो गई है। हाँ, ध्यान रखना है, अपने प्रिकॉशंस लेने हैं जैसे हम हमेशा लेते हैं। राइट। तो इस तरह से हम इस डॉक्टर शिशिर, इसके सिम्टम्स क्या वही सिम्टम्स हैं जो पहले हमने कोविड-19 के वक्त देखे, वही सर्दी जुकाम और बुखार जिसका जिक्र पहले किया गया था? जरूर। कोई भी वायरस ज्यादातर इस तरह के ही सिम्टम देता है। बुखार आएगा, मॉडरेट फीवर हो सकता है, तेज बुखार हो सकता है, खांसी, जुकाम, गले में दर्द, वीकनेस, लेथार्जी, पेट में दर्द, कुछ लोगों को लूज मोशंस। बच्चों में, मैं खास तौर से पीडियाट्रिशियन हूँ, तो बच्चों में हमने लूज मोशंस और बहुत सारी और चीजें भी देखी हैं। तो ये सब चीजें जो है काफी कॉमन एक वायरल जैसा बोल सकते हैं, लेकिन जब आप टेस्ट करते हैं ये वाले स्पेशली घातक तब होते हैं जब किसी इम्यूनिटी जिसकी कम है उसको ये अफेक्ट करें, जैसे डायबिटिक्स हुए, जिसको क्रॉनिक लंग डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है। ऐसे पेशेंट्स में ये ज्यादा घातक साबित होता है, तो उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही भी कम है। डॉक्टर शिशिर, इससे पहले जब हमने देखा था कोरोना की जब पहली लहर आई थी,
तो टारगेट पे थे तमाम सीनियर सिटीजन और छोटे बच्चे। अब हम इसका जब जिक्र कर रहे हैं, JN.1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या छोटे बच्चे ज़्यादा खतरे पे हैं, जोखिम उनको ज़्यादा है, या जैसे कि आपने जिक्र अभी किया कि जो लोग डायबिटिक हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, तो कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिन्हें ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है खुद का? बिल्कुल। जितने, जैसे अभी आपने बताया कि जितने सीनियर सिटीजन्स हैं उन सबको तो बहुत ख्याल रखना ही पड़ेगा। 60 साल से ऊपर के लोगों को तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपना, और उनको मास्क लगाना और ये सब करना पड़ेगा। प्लस जिनके पास ऑन गोइंग मॉर्बिड डिजीजेज हैं, जैसे मैंने बताया डायबिटीज या हार्ट डिजीज है, इनको तो और ज्यादा अपना ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, जहां तक बात बच्चों में आई कि जो न्यूबॉर्न्स हैं, जो बहुत, जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है, ये भी एक सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो ये बीमारी को जल्दी पकड़ सकते हैं। तो इस केस में हम यूजुअली मदर, देखिए इतना छोटा बच्चा मदर से ही पकड़ेगा या अपने घर से ही पकड़ेगा, तो अगर हम मदर को सेफ रख लें, उनके घर के अंदर सेफ रख लें, तो न्यूबॉर्न को होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर ऐसे डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता, थ्रोट सिक्रीशंस और इसके थ्रू ही ट्रांसमिट होते हैं वाले। और कहना ये कि ये वाला वेरिएंट ज्यादा घातक है, ऐसा अभी तक पाया तो नहीं गया है। तो इसलिए अभी इसके बारे में, हालांकि ये थोड़ा जल्दबाजी होगी अगर हम ये बोलें कि बहुत घातक नहीं है, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे तो हमारे पास डेटा और आएगा, तो हम और चीजें देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो कह सकते हैं, जितना डेटा हमारे पास है, तो ये बहुत ज्यादा ऐसा घातक वो नहीं। हाँ, कंटेजियस और संक्रमित जरूर होता है तेजी से। ठीक है। तो मॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा है, मोर्टेलिटी उतनी ज्यादा अभी ऐसा एटलीस्ट फिगर से नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि मोर्टेलिटी उन्हीं जगह में हुई है जहाँ पे कोई ना कोई इम्यूनिटी की प्रॉब्लम रही हो। जी डॉक्टर, इसके पीछे क्या वजह आप ये मानते हैं कि हम सब पहले से वैक्सीनेटेड हैं, ये इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है कि हम ज़्यादा जोखिम पर नहीं हैं, या फिर जैसे कि आप कह रहे हैं कि क्योंकि अभी बहुत बड़े पैमाने पर ये स्प्रेड नहीं हुआ है, ये रीज़न? देखिए, कुछ क्रॉस इम्यूनिटी तो हमारे बॉडी ने, जब हमें वैक्सीनेशन हुआ था और जिनको बूस्टर्स भी लगे हैं, तो हमारी बॉडी ने टी सेल्स, हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं, टी सेल एंड बी सेल्स, ये रिमेम्बर करते हैं, ये याद रखते हैं कि किस तरह का वायरस आया था। तो ये जैसे ही अगर कोई उससे रिलेटेड वेरिएंट हमारी बॉडी में घुसता है, तो ये एंटीबॉडीज फॉर्मेशन शुरू कर देता है तुरंत, और उससे हमारे को एक प्रोटेक्शन मिलती है। उससे संक्रमण में भी, स्पेशली जो सीवियर डिजीज है, वो इससे बचने के चांस है। तो जो हमें इम्यूनिटी मिली हुई है उससे, तो ये एक अच्छी चीज रहेगी कि जो हमें कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन जरूर मिलेगा। लेकिन जो नए वैक्सीन है, इसके साथ मेरे ख्याल से अगर जैसे ही इसका रूप चेंज होता है, तो ऐसा हो सकता है कि हमें नई वैक्सीन बनानी पड़े, जो कि यूजली mRNA वैक्सीन होती हैं, और इस समय में हमारे उस पर एकदम तैयार रहती हैं वैक्सीन। यूजली मतलब ऐसा एकदम तो तैयार नहीं होती, बट इट कैन बी मेड, बनाई जा सकती है जल्दी से, उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। बट अभी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो हमारे पास प्रीवियस इम्यूनिटी है, उसका डेफिनेट रोल रहेगा इसमें। डॉक्टर, क्या हमें टेस्ट कराने की ज़रूरत है अगर हम गले में खराश महसूस करते हैं, या अगर तबीयत हमारी नासाज होती? क्योंकि पहले हमने कोरोना के वक्त देखा है, वो दौर भी हम सब ने देखा, जो कि कभी हम भूल नहीं सकते, बहुत ही ख़राब दौर था वो। तो क्या अभी भी दरकार है, ज़रूरत है कि अगर हमें लगता है कि गले में खराश है, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा है जी, नॉर्मली अगर हम देखते हैं कि थ्रोट इन्फेक्शन है इसमें, जी, हाँ बेस्ट है इसमें, क्योंकि हमारे पास इस समय वायरल इन्फेक्शन, कॉमन वायरल इन्फेक्शन भी आता है। तो अगर हम हर मरीज से बोलने लगे कि भाई आपको कोरोना है या कोविड जैसे सिम्टम, हाँ अगर डॉक्टर को लगता है कि भाई ये सिम्टम्स थोड़े से अलग हैं, पेशेंट ज्यादा बीमार दिख रहा है, या कोई ऐसी फैमिली हिस्ट्री है, कोई मूवमेंट की हिस्ट्री है कर्नाटका से, या कहीं इस तरफ से केरला से, या कोई सिंगापुर से या हांगकांग से किसी का मूवमेंट हुआ है, तो ऐसे पेशेंट को, जैसे हम पहले हिस्ट्री लिया करते थे कि भाई आपकी ट्रैवल की हिस्ट्री है कि नहीं, तो ऐसे लोगों को आप थोड़ा ज्यादा ध्यान पूर्वक देखोगे और ये चीज अपने ध्यान में रखोगे। हालांकि अगर हम सबको कहने लग जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर कोई सिम्टम ऐसा लगे कि भाई ये आउट ऑफ द वे लग रहा है और कोई ऐसी हिस्ट्री मिलती है, तो ऐसे केसेस में 1-on-1 बेसिस पे हम उसको टेस्ट कराना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, ये भी समझना चाहेंगे हम आपसे कि अगर हमें लग रहा है कि हम निशाने पर हैं, जोखिम पर है, या फिर हम वो वायरस आ चुके हैं हमारे अंदर, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, सो हम घर के बाकी लोगों को क्या सेग्रीगेट कर दे, एक बार फिर से खुद आइसोलेशन में चले जाएं, किस तरह से अपना ख्याल रखें? क्या एक बार फिर से वो जो मेडिकेशन की लिस्ट हम सबको याद थी, वो दवाइयों के नाम भी याद हो गए थे, वो सब लेना शुरू कर दें? ख्याल किस तरह से अपना रखना ज़रूरी है?
जैसे आपने अभी बोला कि हमें आइसोलेशन करना चाहिए, देखिए जो कोविड प्रोटोकॉल है ये कोविड ही है ना, हम्म। तो जो हमारे कोविड प्रोटोकॉल है वो वैसे ही चलेंगे हम्म। जैसे हमें सिखाया गया था पहले। जी। कोविड प्रोटोकॉल में क्या था कि आप जो मरीज जिसको पहले डिटेक्ट हुआ है उसको आइसोलेशन में रखें, हम्म। वो मास्क पहनेगा, हैंड सैनिटाइज करेगा, अपने हाथ को धो के रखेगा, बाकी के लोग भी मास्क पहनेंगे, खाना किचन ये सब आइसोलेटेड रहेगा थोड़ा। तो बेसिकली जितने भी हमने और दूरी मेंटेन करें, छींकें खांसें, अपने रुमाल में खांसें या मास्क पहन के रखें, तो ये सारे प्रोटोकॉल से वैसे ही रहेंगे क्योंकि कोविड ही है। तो इस तरह से इसको प्रोटेक्शन तो इस तरह से संक्रमण होने से रोक सकते हैं। जहां तक बात आपने पूछी दवाइयों की, देखिए दवाई पहले भी कोई काम नहीं करी थी और अब भी कोई काम नहीं करेगी। इसमें सबसे बेहतर होता है कि आप अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखें, आप हाई प्रोटीन खाएं, आप फ्लूइड का इंटेक अच्छा रखें, अपनी जो रेगुलर दवाइयां, अगर कोई वृद्ध व्यक्ति या कोई सीनियर सिटीजन अपनी दवाइयां ले रहे हैं, किसी को कोई डिजीज है, अंडरलाइंग डिजीज है, वो अपनी दवाई बराबर खाएं। ऐसी चीजों से आप अपनी बॉडी को एक स्वस्थ उसमें रख सकते हैं, ताकि जो अगर वायरस आपकी बॉडी में आया भी तो वो ध्वस्त हो सके आपकी इम्यूनिटी के थ्रू। तो ऐसी कोई दवाई नहीं है, ज्यादातर इसमें हम यूजुअली पैरासीटामोल और छोटी मोटी सिम्टोमेटिक दवाई ही देते हैं। क्या कोई विटामिन सी, विटामिन डी नेबुलाइजेशन को इसमें हेल्प करता है? आपने पहले भी देखा इन सब का कोई रोल नहीं था। हम्म। राइट। जी। डॉक्टर, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरह से हम कोरोना के केसेस देख रहे हैं, जैसे केरला में 69 एक्टिव केसेस आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा चिंताजनक लगता है। तो ऐसे में क्या हम ये उम्मीद करें कि कुछ दिन में गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कहें कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइंस जारी होंगी? जाहिर है वो आप ही लोग जो है कहीं ना कहीं वहां पर जाके सजेशन देंगे, और उसके बाद मुमकिन है कि कुछ इस तरीके की स्थिति भी बने जिस तरह से ये केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं, जब वो एक लेवल से ज्यादा हो जाएं हम्म। तब हम उसको एक नेशनल डेंजर मानते हैं। हम्म। तो अभी वो उस लेवल पे नहीं है, ये एक कुछ खास एरियाज में ही है। सरकार आई एम श्योर उस पर बहुत नजर बनाई हुई है कि भाई इन केसेस को कैसे आइसोलेट रखें, और उसकी जो चेकिंग है, उसकी टाइपिंग है, उसके म्यूटेशन की वेरिएंट्स हैं, उसको अपने ध्यान में रखें। तो ऐसी गाइडलाइंस तो जरूर आपको शीघ्र ही मिल जानी चाहिए, मिल जाएगी अभी, कि जैसे ही इसमें थोड़ा मेरे ख्याल से गाइडलाइंस थोड़ी बहुत आ भी चुकी हैं, हल्की गाइडलाइंस आ जाएंगी और ये सरकार की तरफ से कि आपको क्या करना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द गाइडलाइंस यही कहती है कि आपको अपने आप को बचाव कैसे करना है, संक्रमण कैसे रोकना, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। जहां तक दवाइयों का मैंने आपको बता ही दिया था, तो गाइडलाइंस में कोई बहुत चेंज नहीं आने वाला, जो पहले गाइडलाइंस आई थी। बट फिर भी अगर कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन आती है तो आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी। बिल्कुल। देखिए चूंकि आप पीडियाट्रिक है, तो मैं ये भी समझना चाहूंगी कि अपने बच्चों का किस तरह से ख्याल रखें, वो तमाम लोग जो आपको सुन रहे हैं हिंदी खबर के माध्यम से। तो देखिए बच्चों के लिए पिछली बारी भी हमने बहुत ज्यादा हमने संक्रमण तो देखा, हम्म। लेकिन बहुत ज्यादा बीमारी बच्चों में नहीं देखी, एक्सेप्ट कुछ कुछ बहुत ही कम परसेंटेज पेशेंट्स को प्रॉब्लम हुई थी। तो बच्चों के लिए अगेन वही जो हमने प्रोटोकॉल्स पहले बनाए गए थे, प्रोटोकॉल वही कि अगर किसी को होता है तो अपने आप को आइसोलेट करें, मास्क पहने, बच्चों को भी मास्क पहनने की आदत डालें। और लकीली अभी गर्मियों की छुट्टियां लग गई हैं, राइट। तो गर्मियों की छुट्टियों से संक्रमण और रुकेगा। तो ये हमारी एक अच्छी बात ही हुई है कि भाई अब छुट्टियां हो गई हैं, तो अभी जैसे हम मॉल जाते हैं या किसी और जगह जाते हैं जहाँ पे बहुत गैदरिंग्स हो सकती हैं, तो वहां पे अभी इस समय ना जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, और अपने प्रोटीन वाला खाना, अपनी सेहत को अच्छा रखें, बच्चों के लिए भी अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, क्योंकि उनके अंदर भी बीमारी से लड़ने की शक्ति इन्हीं चीजों से मिलेगी। क्या बच्चे ज्यादा प्रोन है इस बीमारी को लेके? जी। ऐसा जरूर हो सकता है कि वो इन्फेक्शन ले। क्या वो एक बहुत घातक बीमारी साबित हो सकती है? पिछले कोविड में हमने देखा ऐसा ज्यादा नहीं था। हम्म। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला स्ट्रेन भी उतना घातक नहीं होगा, कंसीडरिंग कि बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी डिफरेंट होती है एडल्ट से। हम्म। डॉक्टर शिशिर, एक क्यूरोसिटी और है, देखिए जब पिछली बार कोविड आया था इंडिया में, तो तकरीबन समझ लीजिए कि जनवरी फरवरी क्यों, आप समझ लीजिए कि गर्मियों की शुरुआत थी, मार्च के आसपास का वो वक्त था। हालांकि चाइना जी। में वो आ चुका था दिसंबर में, लेकिन हम्म। क्या ये वक्त जो होता है, जिस तरीके से गर्मी की शुरुआत होती है, क्या ये वक्त फेवरेबल होता है इस तरह के वायरस के लिए, जो इसी समय पे ये इंट्रोड्यूस होते हैं, ये ज्यादा पैर पसारते हैं? बहुत सारे वायरसेस यूजुअली ह्यूमिड वेदर, हम्म। बहुत सारे ऐसे वेदर्स के साथ ही आते हैं।
और ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, ये टाइम की बात थी, जैसे हमारे देश में मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल के आसपास पाया गया था तेजी से। जी। हालांकि चाइना वगैरह में तो बहुत पहले से चल रहा था। राइट, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपका मूवमेंट कैसा हुआ और उस एनवायरमेंट, बेसिकली तो एनवायरमेंट बॉडी है ना, हम्म। तो ट्रांसमिशन और कंटेमिनेशन इसके थ्रू ही होता है। हाँ, कुछ वेदर्स ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ कंजेस्टेड एरियाज में बैठे हैं, तो हम्म। वहां पे इस तरह से संक्रमण हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टाइम है। हाँ, जैसे ह्यूमिड वेदर्स हैं, इसके अंदर थोड़ा ज्यादा रेनी वेदर है, इसमें फैल सकता है। डॉक्टर शिशिर, जैसे कि जिक्र हमने इस बात का भी किया कि हम कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, गला खराब हो जाएगा, तो क्या प्रिकॉशन ये भी होना चाहिए कि हम ठंडी चीज़ों से परहेज करना शुरू कर दें, ठंडा पानी ना पिएं, फ्रूट्स ना खाएं, आइसक्रीम का सेवन ना करें, ताकि खुद को बचा सके? देखिए, यूजली हमारे उसमें ये माना जाता है कि भाई ठंडा पानी हुआ, आइसक्रीम हुआ, ठंडी चीजें हुई, इसके सेवन से हमारा गला खराब होता हम्म। है। ऐसा नहीं है। बेसिकली तो ये वायरस है हम्म। या कोई भी एक कीटाणु है जो आपके गले को पकड़ के बैठा है, जहाँ पे उसमें इन्फेक्शन किया। हाँ, ये वाले जो चीजें हैं, ये उसको सिर्फ एक मौका देते हैं आगे बढ़ने का। हम्म। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि आप एक बिल्कुल पानी ठंडा पीना बंद कर दें। हाँ, आप नॉमिनल पानी जैसे आप पीते हैं वैसे पिए। आप घड़े का पानी अगर थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है तो आप पी सकते हैं। हम्म। आइसक्रीम आप खा सकते हैं, इसमें ऐसी कोई नहीं है कि वो उसको बढ़ोतरी कर देगा। लेकिन कुछ जगह बाहर जाना क्या अभी से बचना शुरू कर देना चाहिए? जैसे पहले जिक्र था कि आप बाजारों में ना जाएं, आप जिम जाना अवॉइड करें, एक्सरसाइज आप घर में करें, क्योंकि अभी तो इस तरीके के कोई गाइडलाइंस है नहीं, लेकिन क्या ऐसा खुद में इस तरीके के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, ऐसे प्रिकॉशंस यूजली हमेशा तब आते हैं जब हमें लगता है कि उसका संक्रमण बहुत एक लिमिट से ऊपर हो गया। हम्म। जहां तक गाइडलाइन है वो ये कहती है कि आपको अवॉइडेबल जो जगहें हैं वहां पे नहीं जाना चाहिए। आप स्पेशली अगर घूमने जाना चाहते हैं मॉल में, तो छोटे बच्चों के साथ या ज्यादा ना जाएं, या आप अपनी प्रोटेक्शन के साथ जाएं, मास्क लगाएं अगर बहुत जरूरी चीजें। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि बहुत ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस में ना ही जाएं तो अच्छा है। बट ऐसा नहीं है कि आप जिम नहीं जाएं, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखें, आप ये सब जगह जा सकते हो, बट मास्क लगा के। अभी ऐसी कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं आई है कि आपको अपने आप को कन्फाइन करना है किसी खास जगह पे। हाँ, जहाँ अवॉइडेबल है वहां को अवॉइड करना चाहिए, बहुत गैदरिंग के साथ। बिल्कुल। डॉक्टर, और ये आपने मास्क का जिक्र किया, तो एक बार फिर से वो सैनिटाइजर वाला प्रोसेस भी क्या शुरू कर देना चाहिए कि हर चीज़ को सैनिटाइज करें घर में आने से पहले, मोबाइल फ़ोन एंड XYZ जो भी आपके ऑफिस में आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, क्या वो प्रोसेस भी हेल्प करेगा? उससे बेहतर है कि आप अपना मास्क पहने और हम्म। हैंड सैनिटाइज करें। ठीक है, अभी उस लेवल पे जाने की अभी ऐसी कोई हमारे को गाइडलाइन नहीं मिली है। वो भी तभी होगा जब बहुत ज्यादा संक्रमण बढ़ चुका होगा। बट एज ए प्रिकॉशन, जी। अगर आप चाहें तो इसको अपनी लाइफ में ला सकते हैं। कोई ऐसा इसमें बुराई नहीं है, आपको एक एज ही देगा प्रोटेक्शन के लिए। राइट। बट ऐसा कोई, अगर मैं गाइडलाइन पॉइंट ऑफ से बोलूं, तो ऐसा राइट। भी कुछ हमारे को वो नहीं मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिशिर भटनागर हमारे